साइकिल है और आज हम लाइट पढ़ते हैं। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट कर दूँ इससे पहले मैं भूल ना जाऊँ, मैं बात बोल देती हूँ। इससे समझ आए कुछ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे लिख के बताना, सच में लिख के बताना कि कुछ समझ आया। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी का कमेंट पढ़ती हूँ ना, नोटिफिकेशन में आता है, बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। चलो वापस से आते हैं इस पर। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर बहुत इजी है। हाँ, मैं हर चैप्टर में यही बात बोलती हूँ, सही बात है। देखो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ तुमको मालूम होगी कि हम कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट अगर रिफ्लेक्ट ना करे ना तो चीज़ें विजिबल भी नहीं होंगी। मान लो हमारे घर की, मैं तुम्हें ट्यूबलाइट को ऑफ कर देती हूँ तो तुम्हें चीज़ें नहीं दिखेगी। मतलब जब होती है तो किसी एक पाथ से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो हमें एनेबल करती है चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, हम आसपास की चीज़ें इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसके पास लाइट है। हम डार्क रूम में नहीं देख पाते, ठीक है, पर जैसे ही लाइट जला देते हैं हमें चीज़ें विजिबल हो जाती है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि बेसिकली लाइट ही तो है जो कि जब उस चीज़ पे फॉल करी और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो हमें चीज़ें देख पाए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमने बता दिया। ट्रांसपेरेंट मीडियम, हमारे आसपास का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है ना। हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है ना, तुम एयर को देख नहीं पाते हो बट वो है। पंखा चलता है तो वो हवा घूमने लग जाती है। ठीक है, पंखा चलता है तो हवा घूमने लग जाए तो हमें फील होता है कि एक्चुअली हाँ हवा है। वैसे वो हवा स्टेबल रहेगी तो फ़ैन ऑफ कर दो तुमको गर्मी लगती है, और फ़ैन चलती ही ना वो हवा घुमा देता है सारी आसपास की, तो हमें थोड़ा बेटर फील होता है। तो एयर है, हमें फील नहीं होती है, तो इस एयर के थ्रू, मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल कर रहा है। और लाइट एज ए इमेज फॉर्मेशन मैंने बता दिया, और ये बहुत वंडरफुल फिनोमिना ऑब्वियसली। इससे हमें रेनबो भी एक ऐसी फिनोमिना से फॉर्म होता हुआ दिखता है। हाँ, रेनबो देखा है तुम लोगों ने? डबल रेनबो देखा है किसी ने? डबल रेनबो किसी ने देखा हो तो बता। ठीक है, मैंने यार आज तक नहीं देखा, मैंने नॉर्मल सिंगल रेनबो ही देखा है जब भी देखा है, डबल रेनबो कभी नहीं देखा। हाँ चलो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं ऑब्जर्विंग। ये कॉमन फिनोमिना हम देखते हैं। हमें कभी भी कोई चीज़ को देखना है तो ये चीज़ हमें पता लगती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और फिर उसके बाद ये सब हमें पता है। चलो अब आगे देखते हैं। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं पाथ ऑफ लाइट में तो लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू अच्छा, ये चीज़ को देखो। मान लो कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से तुम्हारी लाइट आ रही है, लाइट का सोर्स है, ये लाइट आ रही है, इसके रास्ते में तुमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो लाइट के पास ना एक क्षमता होती है, एक टेंडेंसी होती है, थोड़ा सा बेंड करके साइड से निकल जाती है, थोड़ा सा बेंड करके वो साइड से निकल जाती है। ठीक है, और इस इफेक्ट को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन अच्छा, जो रेज होती है इससे डिफ्रैक्शन कहते हैं। और लाइट थ्रू अ वेव द डिटेल्ड ऑफ विच यू विल स्टडी, इसके बारे में तुम आगे 11th 12th में पढ़ोगे, 12th में भी चैप्टर है वाला, उसमें पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद लाइट को बोला जाता है वो कैसे बिहेव करती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू। क्या लिखा हुआ है इस डब्बे में? लिखा हुआ है कि जब लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है ना तो लाइट बेंड होकर चली जाती है। इससे हमें इस फिनोमिना को, बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को डिफ्रैक्शन से रिलेट किया। कैसे रिलेट किया? डिफ्रैक्शन से रिलेट किया। पर अभी हम इससे हमें पता लगा कि लाइट का जो नेचर है, लाइट कैसी है। बेसिकली लाइट हमें सीधी दिखती है, एक रे दिखती है, पर रे को अगर हम ध्यान से देखें उसका नेचर कैसा है। डिफ्रैक्शन वाले जो साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने डिफ्रैक्शन को सपोर्ट वगैरह करते थे तो कहते थे वेव जैसा है, दूसरे साइंटिस्ट कहते थे पार्टिकल जैसा है। तो एक ना लड़ाई चल रही थी, लड़ाई एज इन एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी अपनी उसकी क्या कहते हैं, स्टैंड्स की, कि क्या कैसा नेचर है। कोई कह रहा था कि वेव नेचर है, कोई कह रहा था पार्टिकल नेचर है। अल्टीमेटली इन लोगों ने फिर ये बोला कि ना तो वेव नेचर है ना पार्टिकल नेचर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट निकाल के लेके आए। इस चीज़ को तुम क्लास 11th में भी पढ़ोगे, थोड़ा सा डिटेल्ड इस चैप्टर में था, तो इस डब्बे में था, मैंने तुम्हें बता दिया। आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें बस डिफ्रैक्शन याद रखना और कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 8th में भी पढ़े थे। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल, जैसे मान लो ये सरफेस है, दीवार मान लेते हैं। अब पीछे ये ना ओपेक है, ओपेक कैसे बताते हैं हम? रे ऑप्टिक्स में, इसे ना रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं इस चैप्टर को। हाँ, इसमें हम हमेशा पीछे ना ऐसे लाइन बना देते हैं। इसका मतलब है लाइट इसके पार नहीं जाएगी। तुम देखो हर जगह जो ग्रे पेंट हो रखा है ना,
पीछे देखो, पीछे वाली साइड पे, इसका मतलब है लाइट इसके आर पार नहीं जाएगी। तुम अगर मिरर बना रहे हो ना तो उसके पीछे पेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम्हारी लाइट आर पार चली जाएगी। कितने बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं, ऐसा पूरा बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे पोल बनाएंगे, यहाँ फोकस बनाएंगे, यहाँ सी बनाएंगे, पर इसको पेंट ही नहीं करते। इसको अगर तुम पीछे से ऐसे पेंट नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा मिरर है या नहीं। अगर ये सीधा एक कांच का टुकड़ा होता तो लाइट आर पार निकल जाएगी ना, इमेज कैसे बनाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पीछे से थोड़ा पेंट कर दें। प्लीज़ इसको ध्यान रखना, रे डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें बहुत आसानी से बच्चे मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। क्यों? पीछे पेंट ही नहीं करते हैं। इस चीज़ को एक तो पेंट करना ध्यान रखना, ऊपर से जो भी रे बना रहे हो उसमें एक एरो होना चाहिए। चलो वापस से आते हैं, हम पढ़ रहे थे लॉज के बारे में। तुम्हारे पास ये एकदम प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहली जो इस पर रे स्ट्राइक होती है उसे कौन सी रे कहते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहते हैं? इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद ये स्ट्राइक होकर इधर को निकलेगी और इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारा जो लॉ है वो ये कहता है, देखो बच्चों ये 90 डिग्री ना इस दीवार के साथ बना हुआ है, याद रखना। अच्छा देखो, ये वाला जो एंगल है, एंगल आई, वो किसके ऊपर इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। ये एंगल आई जो होगा किसके इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। यही पहला लॉ है। जो पहली रे स्ट्राइक करेगी ना इस सरफेस पे उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। जो स्ट्राइक होके वापस को आएगी, देखो एरो किस साइड है? इस साइड है ना, बाहर की साइड। जो बाहर को आएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और हमारे लॉ ये कहता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। पहला पार्ट समझ आया लॉ का। दूसरा पार्ट ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल माने 90 डिग्री, नॉर्मल माने 90 डिग्री, ये तीनों ही किस सरफेस पे लाई करते हैं? सेम सरफेस पे लाई करते हैं। दैट्स इट। इसके साथ हमारे 2 लॉज कवर होते हैं, ठीक है। ये तुमने पहले भी पढ़े होंगे, मैं तो बस रिवाइज करवा रही हूँ। देखो आगे देखते हैं। ये हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन्हें कहा जाता है। सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, स्पेरिकल सरफेसेस पे ये एप्लीकेबल होते हैं। और फिर इमेज फॉर्म बाय, अब हम इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इमेज इज इक्वल, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये से थोड़ा स्टार मार्क कर लो। पहला पॉइंट, प्लेन मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है? तुम अपनी शक्ल देखते हो जो शीशे में, वो प्लेन मिरर यूज़ करते हो घरों में, ठीक है। हम कोई कॉनकेव कन्वेक्स नहीं यूज़ करते हैं, ना हम मोटे दिखते हैं ना हम पतले दिखते हैं, हम जैसे हम वैसे ही दिखते हैं ना शीशे में। तो प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है? साइज ऑफ इमेज इक्वल रहता है। इमेज उतनी ही बिहाइंड पे फॉर्म होगी जितना तुम खड़े हो। जैसे मान लो ये शीशा है, तुम यहाँ खड़े हो और बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारी जो इमेज दिखेगी ना वो भी पीछे 50 सेंटीमीटर दिखेगी। कभी ध्यान से देखना, तुम ये बात को रियलाइज़ करोगी, इक्वल डिस्टेंस पे इमेज दिखती है। फिर उसके बाद इमेज जो होती है हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है, हमेशा लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, उसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन माने उल्टा हो जाना। चलो फिर कर्व सरफेस के बारे में बात करें तो द मिरर, अब कर्व सरफेस स्पेरिकल मिरर कहते हैं। स्पेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो एक चीज़ समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक कांच की बॉल है, ठीक है, पूरा चारों ग्लास की बॉल है, बीच में इसका सेंटर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा काट के निकाल लिया, ये वाला हिस्सा काट के, ये वाला पूरा हिस्सा काट के निकाल लिया, तो ऐसा सरफेस आया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो था ये मैं यहाँ ले जा रही हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जब मैं यहाँ पे पीछे पेंट कर दूंगी तो कौन सा मिरर बन जाएगा? कनकेव मिरर बन जाएगा। कॉनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर को याद करने का एक तरीका ये भी होता है, कनकेव गुफा जैसा होता है, इसके अंदर गुफा जैसा होता है। देखो अंदर जाके कोई इंसान को अगर इमेज देखनी है तो वो यहाँ बनेगी ना, इस वाले सरफेस पे बनेगी, तो इस कारण से कनकेव में गुफा जैसा होगा। इसी का उल्टा, अब मान लो मैंने क्या किया, उल्टे सरफेस पे पेंट कर दिया इस साइड पे, ठीक है। जब मैंने उल्टे सरफेस पे पेंट कर दिया, मतलब पहले मैं पेंट बाहर कर रही थी, अब मैं पेंट अंदर को कर रही हूँ, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी ये वाले इस वाले मिरर्स को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव वर्सेस कन्वेक्स का कंसेप्ट समझ गए? भूलना नहीं, याद करने का लॉजिक सिंपल ही रखना कि क्या होता है, कनकेव में गुफा जैसा बनता है, अंदर को इमेज बनती है, कन्वेक्स में बाहर को इमेज बनती है। दैट्स इट।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, स्पेरिकल मिरर के बारे में कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ा। इसमें बोला है कि चम्मच ले लो, चम्मच का जो अंदर वाला बोला एक चम्मच लेके देखो, चम्मच को कर्व इनवर्ट सरफेस जो होगा वो कनकेव मिरर की तरह काम करता है और आउटवर्ड सरफेस कन्वेक्स मिरर की तरह काम करते हैं। तुम देख लेना, घर में चम्मच उठा के ज़रूर देखना। और वैसे भी लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें तुम जितना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। और फिर उसके बाद स्पेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया। पोल को अब देखो यहाँ पे द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिल्कुल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सेंटर को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के सरफेस पे लाई करता है। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने बता दी है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर का ऑफ अ स्पेयर। अच्छा, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें समझ आ गया ना? द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो अगर ये मिरर है, ये वाला इसका पोल है, तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। पोल समझ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये किसी कांच की गोल सी बॉल से निकाल के लाया था तो उसका सेंटर इस मिरर का भी सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रेडियस ऑफ द स्पेयर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसके बीच में एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं और सेंटर ऑफ पोल के बीच के पार्ट को फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। और ये पूरी एक्सिस जिस पे सब लाई कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमारे पास एक मिरर है, कौन सा मिरर है जल्दी से बताओ? पीछे हमने पेंट किया है तो गुफा जैसी बन गई ना, तो कनकेव मिरर है। यहाँ पे इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, इस पूरी एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे कर्वेचर होता है, यहाँ पे फोकस होता है। समझ आ गया? चलो अब हम आगे देखते हैं। ये वाला पैराग्राफ जो भी पढ़ने वाले हो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले व्हाई डज इट बर्न। हाँ, इसमें बोला है कि तुम्हारे पास मैग्नीफाई एक कनकेव मिरर लो, ठीक है, और उसे लाइट पास करो एक पेपर के थ्रू। कभी करके देखा है तुमने? मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप के आगे रख के पीछे पेपर रख के पास लाइट को पास होते हुए देखा है? पेपर जलने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा ना हल्का हल्का धुआं निकलने लग जाएगा पेपर से। कभी नहीं किया तो कभी मौका मिले, मैग्नीफाइंग ग्लास अच्छा सा हो तो ये करके ज़रूर देखना। पेपर क्या होता है? बर्न होने लग जाता है, उसमें स्मोक प्रोड्यूस होने लग जाता है। और अच्छा, कौन सा मिरर लेना है? कनकेव मिरर लेना है, कन्वेक्स नहीं लेना है, कनकेव मिरर। इससे तुम्हें ये भी याद रहेगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कनकेव मिरर रहता है। क्या याद रहेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा मिरर रहता है? कनकेव मिरर रहता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा मिरर होता है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है। तो ये एक्टिविटी से तुम्हें याद रखना है कि कनकेव मिरर होता है। क्योंकि क्या होता है, जो लाइट आ रही है ना, जो बाहर से सारी लाइट आ रही है, वो कनकेव मिरर के कारण ना एक जगह फोकस हो जाती है। सारी लाइट एक जगह फोकस हो जाती है, इस कारण से वो जो पेपर है ना वो जलने लग जाता है। इस कारण से पेपर होता है वो जलने लग जाता है। तो एक मिनट से क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख लेते हैं दिस पॉइंट कनकेव मिरर को। ये तुम्हारा पहला वाला कनकेव मिरर है, दूसरा वाला कन्वेक्स मिरर है। केव में पीछे फोकस होता है, वेक्स में थोड़ा उल्टा कर दो इसका तो कन्वेक्स मिरर होता है। देखो जितनी लाइट्स आ रही थी सब एक जगह फोकस हो गई ना, ऐसी जितनी सूरज की किरणें आ रही होंगी जब वो एक जगह फोकस हो जाएगी तो वो पेपर इतना गर्म हो जाएगा कि फाइनली उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया। फिर सन कन्वर्ज करते हैं, सारी सन रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, स्पॉट ऑफ द मिरर। ये सब मैंने बता दिया। हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द लाइट, पेपर को इग्नाइट करती है और पेपर जलने लग जाता है। ये बात समझ गए? इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग। इस चीज़ को लिख लो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कनकेव कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग माने डाइवर्ज, दूर दूर फेंक देता है रेस को, देखो। और कन्वर्ज माने ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है। कन्वर्ज माने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है और डाइवर्ज माने सारे दूर दूर फेंक देता है उसको, इनमें जो रेज आती है दूर दूर कर देता है उसको। जल्दी से हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमारे पास दो मिरर है, एक कनकेव मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है। कनकेव को कनकेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली साइड होती है, गुफा जैसा अंदर वाली साइड होता है, देखो ध्यान से, और पीछे की साइड पेंट होता है। इसके अंदर इस कनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी रेस को कन्वर्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है। वर्ड को भूलना नहीं, क्या कर देता है? कंसंट्रेट कर देता है। और डाइवर्जिंग मिरर,
देखो, और ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको क्या कहा जाता है, इसे डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, क्योंकि सारी रेस को ये डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर भेज देता है। कनकेव मिरर कहाँ यूज़ होता है, कनकेव मिरर हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। इसका डायमीटर है ना, मान लो ये मिरर है, ये कहीं पे इसका डायमीटर भी आया होगा, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, डायमीटर मतलब कहीं से गोल से कांच के सरफेस से निकाला होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये कांच की बॉल है, उससे एक साइड का मिरर निकाल लेते हैं तो कनकेव होता है, और दूसरे साइड का निकालते हैं तो कन्वेक्स होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है प्रॉपर, ये डायमीटर, ये वाला मान लो मिरर है, ये वाला पार्ट, तो ये जो डायमीटर है इसे क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ को तुमको याद रखना है कि R जो होता है 2F के इक्वल होता है, R जो होता है 2F के इक्वल होता है। तो अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और बोला फोकस बताओ, तो डबल कर देना, और फोकस दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें निकालना है, तो क्या करोगे, फोकस दे रखा है तुम्हें, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें निकालना है तो डबल कर दोगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और तुम्हें फोकस निकालना है तो डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद R इज इक्वल टू 2F, F इज इक्वल टू R/2। चलो, इसके बाद आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन में हमने रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स पढ़ना बहुत आसान है। सबसे पहले ये पढ़ो कि 4 तरीके से कैसे रेज बेंड होती है। बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। सबसे पहले हम कनकेव का पढ़ लेते हैं, फिर कन्वेक्स का पढ़ेंगे। कनकेव का समझना भी आसान होता है, कन्वेक्स का समझने में थोड़ी सी तुम्हें ज़्यादा मेहनत लगेगी। देखो, कनकेव मिरर में ये सेंटर ऑफ, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, P, देखो P लिखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तुम्हारा फोकस है। कोई भी रे जो पैरेलल जा रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो किससे निकलेगी, फोकस से निकलेगी। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, पहला। दूसरा, देखो, दूसरा केस में क्या होता है, कोई भी रे जो फोकस से पास हो रही है वो कैसे निकलेगी, वो बिल्कुल पैरेलल निकलेगी। देखो यहाँ पे, देखो फोकस से पास हो रही है, वो कैसे निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है। तीसरा क्या होता है, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो अपना पार्ट को रिट्रेस कर लेती है, मतलब उसी रास्ते से वापस चली जाती है। फोर्थ, जो प्रिंसिपल एक्सिस को टकराती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती है। हमने 4 पढ़े, कनकेव के केस पढ़े, अब कन्वेक्स के पढ़ते हैं। अच्छा, एक बार ये समझ लो, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, तो पहली रे जो स्ट्राइक करेगी ना, उसे एक डॉटेड लाइन से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ट्रेस करेंगे, डॉटेड लाइन से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ट्रेस करेंगे, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल I। सिमिलरली ऐसे ही एंगल R होगा। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, पहली रे क्या थी, जो I टकराई, दूसरी रे क्या, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। तो जो पास होने वाली रे है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसलिए जो एंगल बना रही है रिफ्लेक्टेड रे, उसे क्या बोलेंगे, एंगल R। ये देखो यहाँ पे एंगल R दिख रहा है तुमको, एंगल I भी दिख रहा है। सिमिलरली हर केस में एंगल I और एंगल R बनाना ज़रूरी है। एक बार ध्यान से एक बार और सुन लो, तुम्हारे पास ये मिरर है, ठीक है, पेन और पेपर पर ड्रॉ करना इतना ईजी होता है, और यही अब पेन टैप पे बनाने में मुझे इतनी मेहनत लग जाती है। देखो, फिर उसके बाद मेहनत तो नहीं लगती इतनी, पर टेढ़ा मेढ़ा बनता है यार। देखो, पहली जो रे आई, इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और ये जो पास होगी किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊँ, तो ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल I, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल R। क्यों एंगल R बोलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है ना, टकरा के वापस आई, तो ये वाली इसको अभी डॉटेड नहीं बना रही तुम्हें समझाने के लिए, ये वाला एंगल R हो गया, ये वाला एंगल I हो गया, एंगल I हो गया, एंगल R हो गया, F हो गया, C हो गया, P हो गया। और ये मिरर कौन सा है, गुफा जैसा बन रहा है ना, कनकेव मिरर है। पहला समझ आ गया अच्छे से। ये सारे रूल्स है, इन रूल्स को ही रेज फॉलो करती है। देखो, रेज, अच्छा, रेज में आरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मैंने रे डायग्राम में बताई थी कि बैक में पेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, ग्लास बन जाएगा, आर पार हो जाएगी रेज। पर अगर मैं पेंट कर दूंगी तो अब आर पार नहीं हो पाएगी ना, अब रिफ्लेक्ट होगी। तो पहला देखो, पहली है इंसिडेंट रे, जो बाहर को आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और कर्वेचर पे ये हमने रिट्रेस कर डाला। तो पहला जो एंगल बनेगा वो एंगल I बनेगा, दूसरा जो बनेगा एंगल
आर बनेगा। अपनी बुक में देखना, अब तुम्हें एंगल आई और एंगल आर का लॉजिक समझ आएगा। सी से जो पास होती है तो सी को वापस चली जाती है ना, रिट्रेस मतलब जिस रास्ते से आई उसी रास्ते में चले जाना। तो इसलिए यहाँ पे एंगल आई एंगल आर तुमको नहीं दिखता है, और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, देखो एंगल आई और एंगल आर। अब हम पढ़ते हैं कन्वेक्स का केस। कनकेव का केस तो बहुत ईजी होता है, कन्वेक्स का भी सुन लो। इसमें ना सारी जो रिट्रेस करना होता है सब कुछ वो पीछे बिहाइंड द मिरर करना होता है, इसलिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत बच्चों को कभी कभी समझ नहीं आता है, पर ध्यान से सुनना, आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। अरे और कुछ समझ आए तो मेरे को कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसी तरीके से तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, अदरवाइज़ ये तो वन वे क्लास हो गई। कोरोना टाइम में क्लास लेती थी ना, टीचर खुद ही बोलती जाती थी, खुद ही बोलती जाती थी, वैसे ही हो जाता है कुछ। तुम लोग जब लिखते हो ना नीचे तो बहुत अच्छा लगता है। देखो फिर उसके बाद हमने ये कन्वेक्स मिरर उठाया, ठीक है। पहली रे इस पर एकदम पैरेलल आ रही है, पैरेलल इसमें भी गई थी ना, प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं, इसमें भी पैरेलल जा रही है। अब जब पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, वो पीछे बिहाइंड द मिरर रिट्रेस, देखो पैरेलल जाके कहाँ गई, फोकस पे रिट्रेस हुई, ठीक है, और कर्वेचर पे रिट्रेस हुई, और यहाँ पे तुम्हारा एंगल आर। तो यहाँ पे एक एरो इस साइड है और देखो ये वाला एरो बाहर की साइड है ना, तो जो सीधा आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से वो बाहर को निकल जा रही है कर्वेचर के थ्रू। हमने रिट्रेस कर दिया और यहाँ पे भी एंगल आई और एंगल आर बना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जो फोकस से आ रही है कर्वेचर से जाएगी, तो देखो जो फोकस, ये रे आ कहाँ रही है, फोकस पे आ रही है। पर जब मिरर के पीछे हम कोई भी रे बनाते हैं ना तो उसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, फोकस वाली लाइन देख रहे हो, डॉटेड है, और वो आ रही है फोकस से और फिर पैरेलल जाएगी, देखो पैरेलल। तो जो आई उसके साथ कौन सा एंगल लिखा है, एंगल आई लिखा है ना, नीचे वाले में एंगल आर लिखा है। और यहाँ पे तो एंगल आई एंगल आर को होता ही नहीं है, क्योंकि कर्वेचर के थ्रू रिट्रेस कर जाती है। सिमिलर केस ये है, और यहाँ पे तो दोनों का सेम रहता है। समझ आ गया। अच्छा एक बात नोटिस करो, कन्वेक्स और कनकेव में, जो कनकेव मिरर होता है उसमें प्रिंसिपल, फोकस, कर्वेचर ये सब आगे होते हैं। जो कन्वेक्स मिरर होता है इसमें फोकस, कर्वेचर सारे पीछे होते हैं। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इसके 6 केसेस पे एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेबल देखो, ठीक है। इस टेबल में हमें बता रखा है एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और एक इमेज की पोजीशन। 2 चीज़ें बता रखी है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और एक इमेज की पोजीशन। ये क्यों बता रखी है, अगर तुम अपना ऑब्जेक्ट रखोगे ही नहीं तो इमेज कैसे बनेगी, अगर अपना ऑब्जेक्ट रखोगे ही नहीं तो इमेज कैसे बनेगी। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं और फिर ही हम इमेज की पोजीशन को बता पाते हैं। साइज ऑफ द इमेज बता रखा है नेक्स्ट तीसरे वाले में, और फाइनली चौथे में नेचर। चारों चीज़ों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा टेबल नहीं पूछता है, पूछ लेता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा। मतलब चारों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, पर एक एक लाइन के थ्रू पूछेंगे, ठीक है। इस टेबल को याद करने का एक तरीका होता है बहुत ईजी। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास ये मिरर है, ठीक है। मिरर अभी तो मिरर नहीं बना, जब मैं इसको पीछे पेंट कर दूंगी तो ये मिरर बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर है। फिर उसके बाद ये तुम्हारा प्रिंसिपल कर्वेचर है, ये तुम्हारा फोकस है, ठीक है। अब एक बार इमेज कहाँ होगी, कहीं दूर इन्फिनिटी पे होगी, कहीं दूर इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रही हूँ। पहले इन्फिनिटी पे होगी, फिर कहाँ पे होगी, फिर होगी बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा पहले। तुम्हें सिर्फ अभी ये ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं दो अभी, सिर्फ इस पे ध्यान दो। एक तो पूरा इन्फिनिटी पे हो गया, तो पहला तुमने लिखा इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा एट एफ, और फिर लास्ट वाला बिटवीन, ये प्रिंसिपल फोकस होता है ना, पी एन एफ। याद करना आसान हो गया ना, तुम्हें बस लाइन से ये याद कर लेना है। ये जो ऊपर रूल्स पढ़े थे, ये 4-5 रूल्स पढ़े थे ना, कि पैरेलल आ रहा है, यहाँ को निकल रहा है, यहाँ आ रहा है, वहाँ को जा रहा है। हमने इमेज फॉर्मेशन सीखनी है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन दैट इज़ दिस। ये 6 डायग्राम जो है ये आ जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से पूछ लेता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तुम्हारे पास देखो, तो ये 1 मिनट रुको बच्चों, हाँ देखो तुम्हारे पास ये मिरर है, ठीक है। ये मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है। ऑब्जेक्ट क्या रखा है, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कहीं यहाँ पे, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब देखो इन्फिनिटी पे तो पहली रे आई सीधी,
हमें पता है कोई भी रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ पास होती है, फोकस से पास होती है। देखो एरो, एक एरो ये रहा, एक एरो ये रहा। फिर उसके बाद दूसरी एकदम सीधा सी से आ रही है, जो सी से आएगी वो क्या करेगी, वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। समझ गए, जो प्रिंसिपल एक्सिस से आई वो रिट्रेस कर गई। तो अब हमारा देखते हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, किसी इस पॉइंट पे होगी, किसी इस पॉइंट पे होगी। तुम्हारा ऑब्जेक्ट देखो ए बी, पूरा एक ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज कहाँ, बहुत छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। बी केस देखो, बी केस में ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी है। तो अब हम क्या करेंगे, उससे पहली रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और फोकस से पास हो रही है, ठीक है। दूसरी रेज सी से निकल के जा रही है और सी को ही रिट्रेस करके वापस से ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे ये दो रेज मिलती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे जो रेज मिलती है वहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी से हम देखो तुम्हारा जो इमेज था उल्टा बना ना, ए भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, देखो यहाँ पे ए भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, इमेज जो बन के आई वो बी डैश ए डैश है ना, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। तुम इस डायग्राम को ही ध्यान से देखना, यू विल गेट इट ऑल, ठीक है। नहीं समझ आया ना, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखना। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एट सी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज भी एट सी पे ही बनती है। ए बी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और बी डैश ए डैश तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। दूसरी भी हम यहाँ पे देखते हैं, देखो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तीसरा जो कि फोकस से पास होती थी ना, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती थी। एरोज को ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो सिमिलर केस है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए बी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। पहली रेज जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास हो रही है, देखो यहाँ पे फोकस से पास हो रही है। और दूसरी रे क्या हो रही है हमारी, वो सीधा ऊपर कर्वेचर से जा रही है। और ये दो रेज जहाँ पे आके मिलती है वहाँ पे तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन होती है। पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर इमेज बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर इमेज बनाते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट रखा और इमेज जो होगा डैश से दिखाया जाता है, ए डैश बी डैश से। एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डैश बी डैश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। फिर उसके बाद आता है सेकेंड लास्ट में तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट था फोकस पे देखो पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी और सी से जाएगी तो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। और ये इमेजेस, ये जो निकलती है ना इंसिडेंट रेज, इस केस में वो एकदम पैरेलल निकलती है। तो यहाँ पे और कहीं इन्फिनिटी पे जाके हम सोचते हैं कि वो कभी मिली होगी, वैसे नहीं मिलना पॉसिबल है क्योंकि सारी पैरेलल जा रही है। और देखो अब यहाँ पे देख लो, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है। सेम केस सी से जाएगी तो सी से ही निकल आएगी। और दूसरा हम देखते हैं, एक तो ये वाला केस हो गया, दूसरा केस हम पीछे जाके रिट्रेस करके देख रहे हैं। यहाँ इस केस में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। इस केस में इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। ये 6 के लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं वाइट बोर्ड पे ये चीज़ समझा दूंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर देख लो। कनकेव मिरर को कहाँ यूज़ करा जाता है, कनकेव है ना तो चीज़ ये लाइट को ऐसे करेगी, बाहर की साइड भेजेगी। ये लाइट को क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो इस कारण से कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स, तुमने देखा होगा ना कार की जो व्हीकल होती है उसकी भी जो लाइट निकलती है वो चारों मतलब ऐसे दिशाओं में जाती है। और ऐसे ही द डेंटिस्ट यूज़ कनकेव मिरर, डेंटिस्ट कनकेव मिरर्स को यूज़ करा जाता है ताकि वो ज़्यादा दांत को देख सके, बड़े बड़े लार्ज। उसमें कनकेव मिरर कंसंट्रेट करता है सनलाइट को सोलर फर्नेस में। कनकेव मिरर क्या करेगा, सनलाइट को फर्नेस में कन्वर्ज भी करेगा, कंसंट्रेट भी कर देगा, ठीक है। कनकेव मिरर को हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया, टॉर्च लाइट वगैरह में यूज़ किया, व्हीकल्स में यूज़ किया, प्लस डेंटिस्ट भी यूज़ करता है। फिर उसके बाद आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस तो दो ही है, तुम्हें ये याद करना भी आसान होगा। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा, देखो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, एकदम छोटी सी हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहीं बनेगी बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। पैरेलल जा रहा है, फोकस से निकल रहा है, पैरेलल जा रहा है, फोकस से निकल रहा है, वी नो दिस। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरे में बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, देखो इन्फिनिटी कहीं दूर, पोल से इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, जो सीधा जाता है वो ऊपर से
जो कन्वेक्स का केस होता है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है, हमने रूल्स में भी पढ़ा था। इसमें सारे जो वो रेस को हम बनाते हैं वो बिहाइंड द मिरर बनाते हैं, और जब भी हम रेस बिहाइंड द मिरर बनाते हैं तो क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से इसे डिपिक्ट करते हैं। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, अब देखो इन्फिनिटी एंड द पोल, अब इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब जो इमेज बनी है तुम्हारी, ये देखो बिहाइंड द मिरर, पीछे भी एक फोकस होता है कन्वेक्स में और उसमें बनी है। मतलब ऑब्जेक्ट जो था ना, ये तुम्हारा मान लो ये मिरर है, एक मिनट में इरेज कर दूँ, मान लो ये देखो ये तुम्हारा मिरर है, तुमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इमेज जो बनेगी पीछे बनेगी, देख रहे हो इमेज पीछे बनी है, ए डैश बी डैश इसमें भी दिखा रखा है, और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। ठीक है, इरेक्ट समझ, तो सीधी इमेज बनती है। वो पिछले केसेस में क्या देख रहे थे, जब तुमने कनकेव का केस देखा था तो क्या सीखा था, तुम्हारी इमेजेस उल्टी बन रही थी। देखो ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश जब बन के आ रहा था तो वो बी डैश ए डैश हो जा रहा था, देखो ए बी जो था वो बी ए हो जा रहा था, देख रहे हो, ए बी जो था वो बी ए हो जा रहा था। इस केस में ऐसा नहीं होगा, उल्टा नहीं होता है। अब उसके बाद यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर जल्दी से देख लेते हैं। इसको रेयर व्यू मिरर गाड़ियों में लगाया जाता है ना, ताकि पीछे की गाड़ियाँ देख सके, तो रेयर व्यू मिरर की तरह यूज़ करा जाता है इसको। फिर फर्दर और कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, एनेबल ड्राइवर ताकि पीछे का देख पाए, कन्वेक्स मिरर को यूज़ करा जाता है क्योंकि इमेज इरेक्ट होती है और थोड़ी डिमिनिश्ड होती है, एक साथ तुम 4-5 गाड़ी देख सकते हो। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, इसके बेसिस पे ना तुम्हारे न्यूमेरिकल है और ये तुम्हारा फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ऐसे चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता है, और न्यूमेरिकल एक तरह सिखाने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, सीखने के लिए भी पेशेंस चाहिए। ठीक है, 2 फॉर्मूले बस याद रख लो। जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, उसमें प्लस का साइन लगता है, एक मिनट, ये जो मिरर फॉर्मूला होता है, तुम देखो यहाँ पे इसमें प्लस का साइन है, पर ये ही तुम्हारे सिलेबस में ना एक लेंस फॉर्मूला भी है, तुम्हारे सिलेबस में क्या है, एक लेंस फॉर्मूला भी है, उसमें बस यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है। अच्छा, जो लॉजिक मैं यूज़ करती हूँ ना माइनस प्लस के साइन के लिए, वो ये है कि जब भी हम शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, वी शुड से पॉजिटिव थिंग्स, हमें ठीक अच्छी बातें अपने बारे में ही सोचनी चाहिए, हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें एटलीस्ट अपने बारे में तो अच्छा ही बोलना चाहिए ना, बाकी लोगों से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर खुद के तो बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं ना। तो इसलिए मिरर वाले फॉर्मूले में पॉजिटिव है और लेंस वाले में नेगेटिव है। माइट साउंड समथिंग लेम, बट इससे याद तो रह ही जाता है यार। मैग्निफिकेशन देख लो, एच डैश बाय एच, एच डैश बाय एच। अब ये सब क्या है, इसका दूसरा फॉर्मूला ये है -b/u। इसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगी। अब